डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विक क्लासेज में। अभी तक जिन्होंने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे बायोलॉजी में चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रुधिर कणिकाओं के बारे में। तो रुधिर कणिकाओं में क्या क्या पढ़ा था हमने? आरबीसी पढ़ी थी, डब्ल्यूबीसी पढ़ी थी और प्लेटलेट्स पढ़ी थी। प्लेटलेट्स का कार्य क्या था? रक्त का थक्का जमाना। प्लेटलेट्स क्या कार्य करती है? रक्त के थक्का जमाने का कार्य करती है। अब रक्त के थक्के जमाने के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए कैल्शियम आयन सहायक होता है। रक्त के थक्के के लिए कैल्शियम आयन सहायक होता है। रक्त के थक्के के लिए कैल्शियम आयन सहायक होता है। कैल्शियम आयन सहायक होता है। अब रक्त का थक्का कौन सी स्थितियों में नहीं बनता है और रक्त का थक्का बनने में कितना टाइम लगता है? तो जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है तो स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का थक्का बनने का औसत समय होता है 2 से 7 मिनट। 2 से 7 मिनट में क्या हो जाता है? उसका रक्त का थक्का जम जाता है। और किन स्थितियों में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो जब व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो, या फिर व्यक्ति मधुमेह या शुगर का मतलब डायबिटीज का रोगी हो, या फिर हीमोफीलिया का रोगी हो। तो स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का थक्का बनने का औसत समय, स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का थक्का बनने का समय, थक्का बनने का औसत समय कितना होता है? 2 से 7 मिनट। 2 से 7 मिनट होता है। मतलब व्यक्ति अगर स्वस्थ है, कोई भी रोग नहीं है, तो कहीं भी चोट लग जाती है तो रक्त कितनी देर में बहना बंद हो जाता है? 2 से 7 मिनट में। अब रक्त का थक्का कब नहीं बनता है? तो रक्त का थक्का कब नहीं बनता है? रक्त का थक्का कब नहीं बनता है? कौन सी परिस्थितियों में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो कब नहीं बनता है? जब व्यक्ति में क्या हो, व्यक्ति के शरीर में क्या हो? विटामिन के की कमी हो। व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी हो। विटामिन के की कमी हो तो क्या नहीं होगा? रक्त का थक्का देरी से बनेगा। रक्त का थक्का क्या होगा? देरी से बनता है। और जब व्यक्ति को डायबिटीज, मधुमेह या शुगर होता है तो भी क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। मधुमेह के रोगी में रक्त का थक्का नहीं बनता है। मतलब रक्त का थक्का आसानी से नहीं बनता है, जल्दी नहीं बनता है। क्या हो जाता है? तब तक उसका अधिकतर ब्लड क्या हो जाता है? बह चुका होता है। तो यदि व्यक्ति मधुमेह का रोगी होता है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। या फिर व्यक्ति को क्या हो? हीमोफीलिया रोग हो। हीमोफीलिया के रोग में हीमोफीलिया के रोगी में भी रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब ये हीमोफीलिया रोग होता क्या है? तो यह रोग किसमें होता है? केवल और केवल पुरुषों में होता है। महिलाएं तो क्या होती है? इसकी वाहक होती है, मतलब फैलाने वाली होती है। रोग किसको होगा? केवल पुरुषों को। और वाहक कौन होती है इस रोग की?
महिलाएं होती है और किस कारण से होता है, तो यह एक लिंग गुणसूत्र से होने वाला रोग है। कौन से? एक्स गुणसूत्र से। एक लिंग गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र से होने वाला आनुवांशिक रोग है। और इस रोग में होता क्या है? इस रोग में क्या होगा, इसके अंतर्गत रोगी के शरीर में जो रक्त स्कंदन कारक है, मतलब जो रक्त का थक्का बनाने वाला कारक है, 8 और 9 की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इसमें भी क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो हीमोफीलिया क्या होता है? यह रोग केवल पुरुषों को होता है। यह रोग केवल पुरुषों को होता है। महिलाएं क्या होती है? इसकी वाहक होती है। महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं। महिलाएं क्या होती है? इस रोग की वाहक होती है। और किस वजह से होता है? तो यह किस वजह से होता है? लिंग गुणसूत्र से होने वाला आनुवांशिक रोग है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है। आनुवांशिक का मतलब, जेनेटिक का मतलब क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलना। तो यह एक लिंग गुणसूत्र से होने वाला आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग है। तो हीमोफीलिया कैसा रोग है? आनुवांशिक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है। इसमें क्या होता है? जो रक्त स्कंदन कारक 8 और 9 है, उसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इस रोग में रक्त स्कंदन कारक 8 एवं 9 की कमी हो जाती है। जो रक्त का थक्का जमाने वाले कारक है 8 और 9, उसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। और सबसे पहले यह रोग किसको हुआ था? ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उसको सबसे पहले यह रोग हुआ था। मतलब रोग तो पुरुषों को होता है। वो क्या थी? इस रोग की वाहक थी। कौन थी? तो सबसे पहले कौन थी इस रोग की वाहक? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, जिसकी वजह से क्या हो गया था? यह रोग पूरे शाही परिवार में फैल गया था, पूरी रॉयल फैमिली में फैल गया था। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज, शाही रोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? शाही रोग भी कहते हैं, क्रिसमस रोग भी कहते हैं और ब्लीडर रोग भी कहते हैं। शाही रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रोग की वाहक कौन थी? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया क्या थी? इस रोग की वाहक थी, इसलिए इसे शाही रोग भी कहते हैं, क्रिसमस रोग भी कहते हैं, या फिर ब्लीडर रोग भी कहते हैं, तो रक्त के थक्के के लिए कैल्शियम आयन सहायक होता है। कौन सा आयन सहायक होता है? कैल्शियम आयन सहायक होता है। और थक्का बनने में कितना टाइम लगता है? 2 से 7 मिनट का। कितना समय लगता है? 2 से 7 मिनट का समय लगता है। और रक्त का थक्का कौन सी परिस्थितियों में नहीं बनता? कब नहीं बनता है? तो रक्त का थक्का कब नहीं बनेगा? जब शरीर में क्या हो? विटामिन के की कमी हो। शरीर में क्या हो? विटामिन के की कमी हो। व्यक्ति को क्या हो? मधुमेह का रोग हो या शुगर रोग हो, जो हम पहले बात कर चुके हैं डायबिटीज की। हीमोफीलिया का रोगी हो, व्यक्ति क्या हो? हीमोफीलिया का रोगी हो। हीमोफीलिया रोग क्या होती है? तो यह रोग क्या होता है? केवल पुरुषों को होता है। महिलाएं तो क्या होती है? इसकी वाहक होती हैं। और क्या है? यह लिंग गुणसूत्र से होने वाला आनुवांशिक रोग है। मतलब ये क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है। और इस रोग में रक्त स्कंदन कारक 8 व 9 की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और सबसे पहले इस रोग की वाहक कौन थी? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, जिससे यह रोग पूरी रॉयल फैमिली में फैल गया था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज, क्रिसमस रोग या फिर ब्लीडर रोग भी कहते हैं।
उसके बाद में टॉपिक आता है हमारा ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। अगला टॉपिक कौन सा है हमारा, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। रक्त समूह, तो रक्त समूह की खोज किसने की, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की खोज की थी कोलैंड स्टीनर ने। कब की थी, 1901 में की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी, कोलैंड स्टीनर ने की थी, और कब की थी, 1901 में की थी। अब रक्त समूह के विभाजन का आधार क्या था, मतलब उनको किस हिसाब से डिवाइड किया गया था, तो इसके विभाजन का आधार था एंटीजन। इसके विभाजन का आधार क्या था, एंटीजन था। क्योंकि रक्त समूह में क्या पाए जाते हैं, रक्त समूह 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ, और इनमें क्या पाए जाते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो इनके विभाजन का जो आधार था, किस आधार पर इनको विभाजित किया गया था, तो इनके विभाजन का आधार क्या था, एंटीजन था। एंटीजन पाए कहाँ जाते हैं, तो एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी की सतह पर, रेड ब्लड कार्बोसेल्स की सतह पर पाए जाते हैं। जबकि एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों किससे निर्मित होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो इसके खोजकर्ता थे कोलैंड स्टीनर। खोज किसने की थी इसकी, ब्लड ग्रुप के खोज कोलैंड स्टीनर ने की थी। कोलैंड स्टीनर ने कब की थी, 1901 में। तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी कोलैंड स्टीनर ने 1901 में की थी, और 4 रक्त समूह बताए थे, ए बी और ओ, और इनके विभाजन का आधार था एंटीजन। तो रक्त समूह के विभाजन का आधार एंटीजन था। रक्त समूह के विभाजन का आधार, रक्त समूह के विभाजन का आधार एंटीजन था। क्या था, एंटीजन था। अब एंटीजन पाए कहां जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी की सतह पर। एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। जबकि एंटीबॉडी कहां पाई जाती है, प्लाज्मा में। एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। एंटीबॉडी कहां पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। एंटीजन और एंटीबॉडी किससे निर्मित होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे निर्मित होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से। एंटीजन एवं एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित होते हैं। अब इनको रक्त समूह को कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में। किसने बांटा इसको 4 भागों में,
कोलैंड स्टीनर ने। और किस आधार पर बांटा था? एंटीजन के आधार पर। रक्त में क्या क्या पाई जाती है? एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है। तो 4 रक्त समूह कौन कौन से थे? ए बी और ओ। 4 रक्त समूह कौन से थे? ए बी और ओ। तो एंटीजन के आधार पर रक्त समूह ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? ए, कैपिटल ए। जबकि एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? स्मॉल बी। कौन सी पाई जाएगी? स्मॉल बी। अभी समझ में आ जाएगा, आगे पढ़ाएंगे तो। जबकि रक्त समूह ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? बी। जबकि एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है? ए पाई जाती है। ए बी रक्त समूह में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ए एवं बी दोनों। जबकि एंटीबॉडी क्या होती है? नहीं पाई जाती है। एंटीबॉडी कोई नहीं। जबकि ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है? एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, जबकि एंटीबॉडी ए और बी पाई जाती है। ब्लड ग्रुप ए में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, जबकि एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? ए एवं बी दोनों। ए एवं बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप का क्या हुआ था? रक्त समूह अलग अलग भागों में डिवाइड किया था। ए बी और ओ। 4 प्रकार बताए थे, ए बी और ओ। अब ब्लड डोनेट कैसे करते हैं? किस आधार पर किया जाता है? रक्तदान। रक्तदान किस आधार पर किया जाता है? तो इधर ही समझ लो, रक्तदान मतलब कौन कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है, रक्त ले सकता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त का जो लेन देन होता है उसे क्या कहते हैं? रक्तदान कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त का जो आदान प्रदान लेन देन होता है उसे ही क्या कहते हैं? हम रक्तदान कहते हैं। अब रक्तदान में मेन बात क्या आती है? तो रक्तदान के दौरान क्या नहीं होना चाहिए? दाता का एंटीजन, मतलब देने वाले का एंटीजन और जो ग्राही होता है, लेने वाला होता है, ग्राही की एंटीबॉडी दोनों समान नहीं होनी चाहिए। अन्यथा क्या होगी? आरबीसी पिचक जाएगी। मतलब चिपकने के कारण क्या होगा? रक्त समूह होगा, मतलब रक्त का क्या जम जाएगा? थक्का जम जाएगा, जिससे व्यक्ति की मतलब जो ग्राही होता है उसकी क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो मतलब रक्तदान करते समय क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? दाता का एंटीजन। मान लो ये रक्त समूह ए है, रक्त समूह ए है और बी को अगर ब्लड डोनेट कर रहा है, बी को ब्लड डोनेट कर रहा है, तो क्या होगा? दाता का क्या नहीं होना चाहिए? एंटीजन। तो दाता का एंटीजन क्या है? ए है। जबकि ग्राही की एंटीबॉडी दोनों समान नहीं होनी चाहिए। जबकि जो ग्राही है बी है, बी की एंटीबॉडी क्या है? ए है। और ये दोनों तो क्या है? समान है। ये दोनों क्या है? समान है। तो दाता का एंटीजन और ग्राही की जो एंटीबॉडी होती है वो समान नहीं होनी चाहिए। तो ए बी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो दाता है उसकी क्या एंटीजन और जो ग्राही है ये क्या था? दाता, और ये क्या था? ग्राही। तो दाता का एंटीजन और ग्राही की एंटीबॉडी दोनों समान नहीं होनी चाहिए। तो ये तो दोनों क्या है? समान। ए और ए है, दोनों क्या है? ये तो समान है। तो समान नहीं होनी चाहिए, तो ए बी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है।
तो ब्लड डोनेट की स्थिति में क्या नहीं होनी चाहिए? रक्तदान के दौरान दाता का एंटीजन एवं ग्राही की एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा? आरबीसी के चिपकने से ग्राही की मृत्यु हो सकती है। आरबीसी के चिपकने से ग्राही की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो इसी प्रकार से जैसे देख ले, पहले दाता किसको लिया हमने? ए को लिया, फिर किसको ले लेते हैं हम? दाता बी को लेके देखते हैं। तो बी ए को ब्लड डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो दाता देने वाला कौन है? बी। तो दाता का क्या? एंटीजन, और ग्राही का क्या? ये ग्रहण कर रहा है, इसका क्या? एंटीबॉडी। क्या है? ये दोनों तो समान है। तो बी ए को नहीं दे सकता, ए बी को नहीं दे सकता है, जबकि ए बी ये दे रहा है किसको? मान लो ए को दे रहा है ये, तो क्या होगा? इसमें भी ये दोनों समान हो गई ना, तो ए बी ए को भी नहीं दे सकता, और इसमें ये समान हो गई तो ए बी ए को भी नहीं दे सकता। तो ए बी केवल ए बी को ही दे सकता है, ना ही ए को दे सकता, ना ही बी को दे सकता है, और ना ही किसको दे सकता है? ओ को दे सकता है। तो इस प्रकार आगे देखेंगे हम कि कौन सा रक्त समूह किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है। जैसे रक्त समूह ए की बात करते हैं, पहले रक्त समूह ए की बात कर लेते हैं। ए को क्या मान रहे हैं? दाता मानते हैं, एक बार ग्राही मानते हैं। तो ए क्या है? रक्त समूह ए क्या है? दाता के रूप में है। रक्त समूह ए क्या है? दाता के रूप में है। और ए से ग्रहण कौन कौन कर सकता है? तो रक्त समूह ए से रक्त कौन कौन सा ब्लड ग्रुप ग्रहण कर सकता है? तो ए से ए कर सकता है। ए से क्या कर सकता है? ए ग्रहण कर सकता है। और कौन ग्रहण कर सकता है? रक्त ए से कौन ग्रहण कर सकता है? ए भी ग्रहण कर सकता है। ये क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। जबकि बी ग्रहण करेगा, अभी पढ़ा था हमने, बी ग्रहण कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो बी ग्रहण नहीं कर सकता है। ओ भी ग्रहण नहीं कर सकता है। तो रक्त समूह ए किस किस को रक्त दे सकता है? तो ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को भी नहीं दे सकता है, और ओ को भी नहीं दे सकता है। और ग्रहण किस किस से कर सकता है? तो ए से ग्रहण कर सकता है और ओ से ग्रहण कर सकता है। एक बार ए को क्या मान रहे हैं हम? ग्राही मान रहे हैं। अब किस किस से रक्त ग्रहण कर सकता है ये? और कौन से ब्लड ग्रुप से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ए से ग्रहण कर सकता है। किससे ग्रहण कर सकता है वो? ए से ग्रहण कर सकता है, ओ से ग्रहण कर सकता है, बी से ग्रहण नहीं कर सकता है, और ए बी से भी ग्रहण नहीं कर सकता है।
तो यहीं से बात समझ में आ गई होगी कि दाता का एंटीजन और ग्राही की एंटीबॉडी दोनों समान नहीं होनी चाहिए। तो इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है, किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है। तो अब एक सारणी के माध्यम से समझा देती हूँ कि कौन सा ब्लड ग्रुप किससे रक्त ले सकता है और किसको दे सकता है, किससे ब्लड ले सकता है और किसको दे सकता है। तो इधर तो क्या आ जाएगा, रक्त समूह किसे दे सकता है और किससे ले सकता है। रक्त समूह किसे दे सकता है, किससे ले सकता है। ए बी और ओ। तो रक्त समूह ए किस किस को दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। किस किस को दे सकता है, ए को देगा और ए बी को देगा। और ले किससे सकता है, केवल ए और ओ से। किससे ले सकता है, केवल ए और ओ से। अब जो ब्लड ग्रुप बी है वो किसे दे सकता है, बी को दे सकता है। किसे दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और ले किससे सकता है, बी से और ओ से। अब ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसे दे सकता है, केवल और केवल ए बी को देगा, केवल और केवल ए बी को देगा। और ले किससे सकता है, सभी से, ए से बी से बी, ए बी से और ओ से, चारों से ले सकता है। अब ब्लड ग्रुप जो ओ है वो किसे दे सकता है, वो सभी को दे सकता है, ए को, बी को, ए बी को और ओ को। और ले किससे सकता है, केवल और केवल ओ से। तो इसी सारणी से समझ में आ जाएगा कि किसे रक्त दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं। ए किसको देगा, ए और ए बी को। तो इससे यहां से पता चल रहा होगा ना कि सर्वग्राही कौन सा है, जो सभी से ग्रहण कर रहा है। सर्वग्राही कौन सा है, ए बी है, मतलब सभी से ग्रहण कर रहा है ना ए बी। और सभी को दे कौन रहा है, ओ दे रहा है। तो सर्वदाता कौन सा हो गया, ओ हो गया। सर्वदाता कौन सा हो गया, ओ हो गया। अब जेनेटिक्स की बात करें, इसकी ब्लड ग्रुप के आनुवंशिकी की बात करें, जेनेटिक्स की बात करें, तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यदि माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। यदि माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। तो संतान कैसी पैदा होगी, कौन से ब्लड ग्रुप वाली संतान पैदा होगी। तो संतान कौन सी पैदा होगी, कौन से ब्लड ग्रुप वाली संतान पैदा होगी। तो इसकी जेनेटिक्स बनाते हैं, चार्ट के द्वारा समझेंगे। माता का ब्लड ग्रुप तो क्या था, ए, और पिता का कौन सा था, जी। माता का क्या है, ए, और पिता का क्या है, बी। ए और ओ, इसके साथ क्या लेंगे, ओ, ब्लड ग्रुप ओ, इसके साथ बी और ओ, बी और ओ, क्रॉस हुआ ए बी, इसमें क्रॉस हुआ तो क्या आएगा, बी। पहले प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, बी को, ए, और इसमें ओ और ओ। तो क्या हुआ, मान लो 25-25% है,
तो ए बी ब्लड ग्रुप के कितने बच्चे हो सकते हैं? 25%। बी ब्लड ग्रुप के 25%, ए ब्लड ग्रुप के 25% और ओ ब्लड ग्रुप के कितने? 25%। तो अगर माता का ब्लड ग्रुप ए, पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो संतान चारों ब्लड ग्रुप में से किसी भी ब्लड ग्रुप की पैदा हो सकती है। तो संतान कौन सी होगी? 25% किसी भी ब्लड ग्रुप की संतान पैदा हो सकती है। अगर माता का ब्लड ग्रुप क्या मान ले हम? ए बी मान लेते हैं और पिता का ओ मान लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। माता का ब्लड ग्रुप क्या मान लेते हैं? ए बी, और पिता का ब्लड ग्रुप क्या मान रहे हैं हम? ओ मान रहे हैं। तो माता का तो कौन सा हुआ? ए बी, और पिता का कौन सा है? ओ है। तो क्या होगा? ए और बी, ये तो बनाने आते हैं ना आपको, ए और बी, और इधर क्या आ जाएगा? ओ और ओ। तो संतान कौन सी पैदा हुई? इनका क्रॉस हुआ तो ए, इनका क्रॉस हुआ तो बी, ए और ए का भी क्या होगा? ए और इसका बी, इसका बी। तो अगर माता कौन से ब्लड ग्रुप की है? ए बी की है, पिता ओ का है, तो क्या होगा इसमें? 50% ए ब्लड ग्रुप वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं और 50% संभावना किसकी रहती है? बी ब्लड ग्रुप की। तो ए ब्लड ग्रुप की कितनी? 50% संभावना होती है और बी ब्लड ग्रुप की भी 50, मतलब 50-50। कोई से भी बच्चे पैदा हो सकते हैं, ए के भी और बी के भी। कौन से होंगे? केवल ए और बी के ही पैदा होंगे, ए बी और ओ के नहीं होंगे। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर माता का ब्लड ग्रुप क्या हो? माता का ब्लड ग्रुप क्या हो? ए बी हो और पिता का क्या हो? बी हो, ए हो। पिता का क्या हो? ए हो। कोई सा भी मान सकते हैं हम। माता का क्या मान लिया हमने? ए बी मान लिया, और पिता का क्या मान लिया हमने? ए मान लिया। ए बी और ए, तो ए और बी, इधर क्या होगा? ए और ओ। तो कौन सा हो गया? ए और ए का क्रॉस हुआ तो ए और बी का हुआ तो ए बी, ए और ओ के में ए और बी और ओ के में बी। तो 50% बच्चे तो कौन से होंगे? कौन से हो सकते हैं? ए ब्लड ग्रुप के। कितने? 50%। 25% ए बी के और 25% किसके होंगे? बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? उनका ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं उनके माता और पिता के आधार पर, उनके माता पिता के आधार पर। तो ये क्या थी? ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स। क्या थी? ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स। अब मैं इनसे संबंधित, ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स से संबंधित आपको क्वेश्चन दे रही हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना होगा। कमेंट में जरूर आंसर दे अपना, जिससे पता चले कि आपने कितना सीखा है। तो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। यदि माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है तो कौन सी संतान पैदा नहीं हो सकती? यदि माता पिता का रक्त समूह ए बी है तो कौन सी संतान पैदा नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है। यह क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि माता और पिता में क्या हो, माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या हो? ए बी और ओ हो। कोई सा भी मान लेना, माता का या पिता का।
माता पिता का रक्त समूह AB एवं क्या हो O हो तो कौन सी संतान पैदा नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट भी करके बताने होंगे, पता चले कि आपने यहाँ कितना सीखा है। तो जरूर कमेंट में अपना आंसर दें। और अब अगला टॉपिक है हमारा RH फैक्टर। अगला टॉपिक कौन सा है हमारा RH फैक्टर। तो रक्त समूह में रक्त में क्या पाए जाते हैं, RH फैक्टर भी पाया जाता है। RH कारक, RH फैक्टर, इसकी खोज किसने की थी RH कारक की? तो इसकी खोज की थी कॉरलैंड, स्टीनर एंड वीनर ने। किसने की थी? कॉरलैंड, स्टीनर एंड वीनर ने खोज कॉरलैंड, स्टीनर एवं वीनर ने। और किसने की थी इसकी खोज? तो इसकी खोज हुई थी मकाका रिसस नाम का एक क्या था, बंदर। किसमें हुई? किसमें थी? मकाका रिसस नामक बंदर में। मकाका रिसस नामक बंदर में किसकी खोज की? RH फैक्टर की खोज की थी। क्या किसकी खोज की थी? RH फैक्टर की खोज की थी। अब जो RH फैक्टर होता है यह क्या होता है, एक प्रकार का एंटीजन होता है जिसे वर्तमान में क्या नाम दिया गया है, डी एंटीजन, जिसे क्या कह सकते हैं हम, डी एंटीजन भी कहते हैं। तो यह एक प्रकार का क्या होता है, एंटीजन होता है जिसे डी एंटीजन भी कहते हैं। और जिस व्यक्ति के रक्त में ये RH फैक्टर उपस्थित होता है उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जिसके ब्लड ग्रुप में ये RH फैक्टर अनुपस्थित होता है उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यह एक प्रकार का क्या है, एंटीजन है। यह एक प्रकार का एंटीजन है जिसे डी एंटीजन भी कहते हैं, जिसे डी एंटीजन भी जिसे क्या कहते हैं, डी एंटीजन भी कहते हैं। और जिस व्यक्ति के रक्त में, जिस व्यक्ति के रक्त में RH कारक उपस्थित होता है, RH कारक उपस्थित होता है, उसका रक्त समूह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसका रक्त समूह क्या होगा, RH पॉजिटिव। उसका रक्त समूह क्या होगा, RH पॉजिटिव होता है। जबकि RH कारक अनुपस्थित होता है, उसका रक्त समूह क्या होता है, RH नेगेटिव होता है। उसका रक्त समूह क्या होता है, RH नेगेटिव होता है। तो हमने भी क्या किया है, अपना ब्लड ग्रुप जांच करवाया है, तो पता लगता है ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस आधार पर बताते हैं, RH फैक्टर के आधार पर।
ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो किसके आधार पर बताया जाता है? RH फैक्टर के आधार पर। अब अगर क्या हो जाए, RH जो नेगेटिव महिला है उसका विवाह RH पॉजिटिव पुरुष के साथ हो जाए तो क्या हो सकता है? जो बच्चे होते हैं, प्रथम बच्चा तो क्या होगा? स्वस्थ होगा, लेकिन उसके बाद वाले जो भी पॉजिटिव बच्चे होंगे वो क्या हो सकते हैं? मृत पैदा हो सकते हैं। तो मतलब कौन सा विवाह उचित है, कौन सा विवाह अनुचित है? तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, बताना कि निम्न में से कौन सा विवाह अनुचित है? कौन सा विवाह अनुचित है? तो ऑप्शन पहला है, अगर RH पॉजिटिव पुरुष है और RH नेगेटिव महिला है, क्या वो विवाह उचित है? RH पॉजिटिव पुरुष, RH नेगेटिव महिला। दूसरा ऑप्शन है RH नेगेटिव पुरुष, RH पॉजिटिव महिला। चौथा ऑप्शन है RH नेगेटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला। दूसरा चौथा है प्रोटेस्टेंट। तो बताओ कि कौन सा विवाह अनुचित है? कौन सा विवाह अनुचित है? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझते हैं, अगर कोई भी पॉजिटिव पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है, और उसका विवाह किससे करवाते हैं? नेगेटिव महिला से हो जाए, तो उनकी जो संतान होगी उसमें क्या होगा? विकार होगा। उनकी जो पहली संतान होगी, उनकी जो पहली पॉजिटिव संतान होगी वो क्या होगी? स्वस्थ होगी। वो क्या होगी? स्वस्थ होगी। उसके बाद की जो, ये तो क्या है? पहली संतान है। तो पहली संतान से नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो क्या पैदा होगी? स्वस्थ पैदा होगी। कब? जब पॉजिटिव क्या हो? पुरुष, और नेगेटिव क्या हो? महिला। तो ये फर्क किससे पड़ेगा? केवल नेगेटिव महिला से। किससे होगा ये? नेगेटिव महिला से। और उसके बाद के जो पॉजिटिव बच्चे पैदा होंगे वो क्या होंगे? मृत, या उनमें क्या होगा? विकार होगा। और जितने भी RH नेगेटिव बच्चे पैदा होंगे वो क्या होंगे? स्वस्थ पैदा होंगे। तो आंसर कौन सा होगा? कौन सा विवाह अनुचित है? RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से करवाना क्या है? अनुचित है। क्यों? क्योंकि उनके जो संतान पैदा होगी, पहली संतान तो क्या होगी? उनकी स्वस्थ पैदा होगी, लेकिन उनके बाद वाली जो भी पॉजिटिव संतान पैदा होगी वो क्या होगी? मृत पैदा होगी। और इसे क्या कहते हैं हम? गर्भ रक्ताणु कोरकता। बच्चों में फिर कौन सा रोग हो जाता है? तो एक पॉजिटिव पुरुष का एक नेगेटिव महिला से विवाह होता है तो क्या होगा? उनके बच्चों में गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु क्या होगा? गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। गर्भ रक्ताणु कोरकता, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलस होता क्या है? यह कब होगा? यह RH पुरुष में RH महिला की संतान उत्पत्ति से संबंधित क्या है? एक विकार है, गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है? RH पॉजिटिव पुरुष एवं RH नेगेटिव महिला के संतान उत्पत्ति से संबंधित क्या है? एक विकार है।
संतान उत्पत्ति से संबंधित क्या है, एक विकार है। कौन सा? गर्भ रक्ताणु कोलकता इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। अब क्या होगा, इसमें निम्न परिणाम संभव है। अब RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह अगर RH नेगेटिव महिला के साथ करवा दे तो उसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब उनकी जो संतान पैदा होगी उनमें क्या क्या विकार उत्पन्न हो सकते हैं, कैसी संतान पैदा होगी। तो कैसी संतान पैदा हो सकती है, सभी RH नेगेटिव बच्चे कैसे होते हैं, स्वस्थ होते हैं। सभी RH नेगेटिव बच्चे क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। पहला RH पॉजिटिव बच्चा भी स्वस्थ होगा। पहला RH पॉजिटिव बच्चा भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी बच्चे होंगे वो सभी अगर पॉजिटिव हैं तो क्या होंगे, अस्वस्थ अथवा मृत प्राप्त होंगे। अस्वस्थ अथवा मृत प्राप्त होंगे। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी जो भी बच्चे पैदा होंगे वो जो अगर यदि RH पॉजिटिव हैं, तीसरे RH पॉजिटिव बच्चे अस्वस्थ अथवा मृत पैदा होंगे। अस्वस्थ अथवा मृत पैदा होंगे, जिन्हें क्या कहते हैं हम, ऐसे जो शिशु पैदा होंगे अस्वस्थ या फिर मृत बच्चे होंगे, ऐसे शिशुओं को क्या कहते हैं, रिसस शिशु कहते हैं। ऐसे शिशु क्या कहलाते हैं, रिसस शिशु कहलाते हैं। रिसस शिशु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिसस शिशु कहलाते हैं। अब इसका समाधान क्या हो, अगर पॉजिटिव पुरुष का विवाह किससे होगा, RH नेगेटिव महिला से हो गया तो फिर क्या हो, क्या एक ही बच्चा होगा उनके, तो उनका समाधान किस प्रकार से किया जाए। तो उसके समाधान के लिए क्या किया गया था, एक टीका बनाया गया था। क्या किया गया था, एक टीका बनाया गया था। तो इसका समाधान देख लेते हैं। अब इसका समाधान क्या है, इसमें क्या हो सकता है, बच्चे के साथ साथ उसकी माँ की भी मृत्यु हो सकती है। बच्चे के साथ साथ क्या हो सकती है, माँ की मृत्यु भी हो सकती है। तो समाधान क्या किया जाए, इस समस्या के समाधान के लिए अर्थात निवारण के लिए क्या हो जाता है, जो प्रथम डिलीवरी होती है, जो प्रथम प्रसव होता है, उसके बाद पहला बच्चा होता है ना, उसके बाद में क्या होता है, जो प्रसूता होती है, जो माँ होती है, उसको क्या किया जाता है, 72 घंटे के दौरान, समय कितना होना चाहिए, 72 घंटे के अंदर क्या लगाया जाता है, एंटी-डी इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्या किया जाता है, एंटी-डी इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए प्रथम प्रसव के बाद, समस्या के समाधान के लिए क्या, प्रथम प्रसव के बाद प्रसूता को 72 घंटे के दौरान, प्रसूता को 72 घंटे के दौरान क्या किया जाता है, एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन अगर लग जाता है तो उसके बाद में क्या होंगे, जो दूसरा तीसरा जो भी बच्चे पैदा होंगे, जो पॉजिटिव होंगे वो भी क्या होंगे, स्वस्थ पैदा होंगे।
अगर ये टीका लग गया 72 घंटे के दौरान, प्रथम प्रश्न में 72 घंटे के दौरान अगर एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन का टीका लग जाता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी RH पॉजिटिव बच्चे होंगे वो क्या होंगे, बाकी और बच्चों की तरह क्या होंगे, स्वस्थ पैदा होते हैं। पहले क्या होता था, इतना पता नहीं होता था, ब्लड ग्रुप को जांच करवाते नहीं थे, तो क्या जाता था, बच्चे की मृत्यु होती थी या फिर उसकी माँ की मृत्यु हो जाती थी। तो अब क्या करने लगे हैं, एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन का क्या किया जाता है, टीका लगाया जाता है। अब इसमें क्या होगा, अगर यहाँ क्या हो गया, RH नेगेटिव पुरुष है और महिला क्या है, पॉजिटिव है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सिचुएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी बच्चे क्या होंगे, स्वस्थ पैदा होंगे। अगर RH नेगेटिव महिला है, अगर RH नेगेटिव महिला है और पुरुष भी नेगेटिव है, क्या है, पुरुष भी नेगेटिव है, तो भी इस सिचुएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी बच्चे क्या होंगे, स्वस्थ पैदा होंगे। समस्या कहाँ आती है, जब पॉजिटिव पुरुष और नेगेटिव महिला हो तो ये समस्या पैदा हो सकती है, ये समस्या पैदा हो सकती है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन का क्या किया जाता है, फिर इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे कि क्या हो जाती है, वो जो एंटीबॉडी बनती है वो क्या हो जाती है, एंटीबॉडी बनती है वो क्या हो जाती है, उससे नष्ट हो जाती है, एंटीबॉडी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब हमारे रक्त समूह की बात आ रही थी, रक्त समूह की बात आ रही थी, तो रक्तदान संभव कौन कौन सा है, तो सर्वदाता तो किसे कहेंगे, अब सर्वदाता सभी को देने वाला, अभी पढ़ाया था मैंने जस्ट, सर्वदाता कौन सा होता है, ओ होता है, और सर्वग्राही कौन सा होता है, ए भी होता है, सर्वग्राही कौन सा होता है, ए भी होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में क्या जाए, ओ नेगेटिव, ऑप्शन में क्या आ जाए, ओ नेगेटिव आ जाए, तो सर्वदाता कौन सा होगा, ओ नेगेटिव होगा, सर्वदाता कौन सा होगा, ओ नेगेटिव, और सर्वग्राही कौन सा है, ए बी है। ये नोट कर लेना, सर्वदाता अगर ऑप्शन में आ रहा है वहां ओ ए बी आ रहा है, जैसे ऑप्शन में आ गया, ए में आ गया ओ, बी में आ गया ए बी, सी में आ गया ए और डी में आ गया बी, तो ऑप्शन में क्या आएगा, ओ आएगा। अगर ऑप्शन में ओ नेगेटिव है, ऑप्शन में क्या है, ओ नेगेटिव है, तो सर्वदाता किसे मानते हैं हम, ओ नेगेटिव को मानते हैं, और सर्वग्राही कौन सा होता है हमारा, ए बी होता है, सर्वग्राही कौन सा होता है हमारा, ए बी होता है। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, ब्लड ग्रुप समाप्त होता है, ब्लड ग्रुप हमारा क्या होता है, इसी के साथ समाप्त होता है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे हम रुधिर वाहिकाओं के बारे में, नेक्स्ट क्लास में कौन सी पढ़ेंगे हम, रुधिर वाहिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होती है, सिराएं और धमनी होती है और हार्ट होता है। हो सकता है तो कल एक क्लास में कंप्लीट हो सकता है, नहीं तो 2 क्लास भी लग सकती है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, एक सिस्टम से पढ़ेंगे। लेकिन प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।